जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चेतन विस्पुते, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 9C के बारे में, जो कि है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जीएसटीआर 9C सबसे पहले किसे फाइल करना पड़ेगा? जिसको जीएसटीआर ऑडिट, जीएसटी का ऑडिट करना है, उसे जीएसटीआर 9C कंपल्सरी फाइल करना पड़ेगा। तो देखते हैं जीएसटीआर 9C में कौन सी क्लोज है, क्या क्या हमें देखना है और ध्यान में रखना। तो जीएसटीआर 9C नोटिफाई हुआ था, नोटिफिकेशन नंबर 49 2018 डेटेड 30 सितंबर 2018। तो जीएसटीआर 9C का पहला पार्ट है बेसिक डिटेल्स, वहां पे सारी बेसिक चीजें पूछी जाएगी। उसमें पॉइंट नंबर 4 जो है वो आपको एक बार देखना होगा। वहां पे पूछा गया है, आर यू लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी में ऑडिट की लिमिट है 2 करोड़ रुपए, तो ऑब्वियसली आपका इनकम टैक्स ऑडिट की डिटेल यहाँ आ जाएगी। अगर आप कंपनी हो तो आरओसी ऑडिट की डिटेल आ जाएगी। रेरा में कोई ऑडिट करवाया तो रेरा की ऑडिट आ जाएगी, उसकी सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। क्योंकि यहाँ पर एनी एक्ट कहा है, तो जो भी एक्ट में आप बोल रहे हो वहां पर ऑडिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डिटेल देना है। अब इम्पोर्टेंटली हम देखते हैं पार्ट 2 ऑफ जीएसटीआर 9C टेबल 5। टेबल 5 क्या कहता है? रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। अब किसके साथ रिकंसिलिएशन होगा और किसका होगा? तो यहाँ पर मेन हेडिंग पड़ेगी, यहाँ पर है जीएसटीआर 9 का। ये जो जीएसटीआर 9 आपने फाइल किया होगा एनुअल रिटर्न, उसका रिकंसिलिएशन होगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो टर्नओवर डिक्लेयर किया उसके साथ। रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द टर्नओवर डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपका टर्नओवर होगा, वो टर्नओवर का रिकंसिलिएशन होगा जीएसटीआर 9 के साथ। तो 5A क्या कहता है? टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी। आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्नओवर होगा वो यहाँ पर लिख देना है। अब 5B अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसी रेवेन्यू जो जिसका बिलिंग नहीं हुआ था एट द बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, जो भी रेवेन्यू वो ऐड हो जाएगी। फिर सिमिलरली पॉइंट H भी है सामने, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ऐसी रेवेन्यू जिसका आपने बिलिंग नहीं किया। यहाँ पर कैसी चीज आ सकती है? जैसे आपने गुड्स सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस पे, उसका अप्रूवल आ गया लेकिन आपने बिलिंग नहीं दी, आपका बिलिंग जो है वो बना नहीं है, तो वैसी चीजें यहाँ पर आ सकती है। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऐड होगा और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा वो लेस हो जाएगा, जो पॉइंट H में आ रहा है। फिर है C अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऐसे जो एडवांस है जो एडजस्ट नहीं हो पाए। तब जैसा कि हम जानते हैं जीएसटी में एडवांसेस के ऊपर भी जीएसटी जो टैक्स लगने वाला है वो है, लेकिन 15 नवंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 66। उसके तहत एडवांसेस के ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो नहीं होगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन के पहले अगर कुछ है तो आपको ध्यान में रखना है। तो एंड ऑफ द ईयर वाला ऐड होगा और पॉइंट नंबर I यहाँ पर भी अनएडजस्टेड एडवांसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए, आप कोई लोग मुझे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर बिगिनिंग है वो 1 जुलाई लेना है या 1 अप्रैल लेना है? तो दोस्तों यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कहा, इसलिए 1 अप्रैल ही लेना पड़ेगा। क्योंकि उसका जो आंसर है वो अगले वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, या तो आप अपने आप समझ जाओ। फिर है पॉइंट D डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर ऐसी सप्लाई जो डीम सप्लाई है, जैसे आपने कोई सप्लाई की है विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी टर्नओवर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, उसे ऐड कर देना है। फिर पॉइंट E क्या कहता है? क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हुआ वो मार्च 18 में एंड हो गया, लेकिन आपने क्रेडिट नोट एनुअल रिटर्न में यानी कि जीएसटीआर 9 में दिखाई है, जो आपने इश्यू की होगी अप्रैल 18 से लेकर सितंबर 18 तक, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फिर ट्रेड डिस्काउंट अकाउंटेड फॉर इन दी ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी।
तो वैसा ट्रेड डिस्काउंट जो आपने ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसिडर कर लिया होगा लेकिन जीएसटी में परमिसेबल नहीं है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। उसके लिए आपको रिफर करना रहेगा सेक्शन नंबर 15 और मोर पर्टिकुलरली देखो तो सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। वहां पर कौन सा ट्रेड डिस्काउंट एलिजिबल है और कौन सा नहीं है उसके बारे में स्पेसिफिकली इलेबोरेट किया है। आप उसको रिफर कर सकते हो सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन 3, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, वो यहाँ पर ऐड हो जाए। फिर टर्नओवर फ्रॉम अप्रैल 17 तो जून 17 माइनस हो जाएगा। अब आपको वो मैंने जो कहा था अप्रैल से कंसीडर करना है उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर सब में हमें 1 अप्रैल से स्टार्ट कर लिया होगा, तो यहाँ पर अप्रैल से जून का जो टर्नओवर है वो माइनस कर देना है, तो वो भी अपने आप सारा माइनस हो जाएगा। फिर एच पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, आई पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया है। आई पॉइंट के आई वाला जो पॉइंट है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 66 2017 और नोटिफिकेशन नंबर 40 2017 को ध्यान में रखना होगा। फिर जे पॉइंट भी कंसीडर कर लिया है, देख लेते हैं। क्रेडिट नोट अकाउंटेड फॉर इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट आर नॉट परमिसेबल अंडर जीएसटी। तो ऐसी क्रेडिट नोट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर कर ली गई है लेकिन जीएसटी में परमिसेबल नहीं है, उसके लिए भी आपको सेक्शन 15 देखना होगा। फिर के पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सेल्स यूनिट टू डीटीए यूनिट। सेल्स यूनिट से डीटीए यूनिट में अगर कोई सप्लाई है तो माइनस हो जाएगा। फिर एल पॉइंट है टर्नओवर फॉर द पीरियड अंडर कंपोजिशन स्कीम। सपोज कीजिए आपने स्टार्टिंग में जुलाई में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम पर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद आपको लगा नहीं यार कंपोजिशन स्कीम मेरे लिए सही नहीं है, या तो फिर कंपल्सरीली आपको मूव ऑन करना पड़ा रेगुलर स्कीम में ड्यू टू लिमिट ऑफ टर्नओवर। तो उस केस में कंपोजिशन स्कीम के टाइम पर आपका जो भी टर्नओवर था वो यहाँ पे माइनस कर देना है। फिर एम पॉइंट एडजस्टमेंट इन टर्नओवर अंडर सेक्शन 15 एंड रूल्स देयर अंडर। मैं सेक्शन 15 बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें और भी कंडीशन है सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, तो वो आपको डिटेल में देखनी है। उसके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो रहा होगा, ऐड माइनस, एलिजिबल है, अनएलिजिबल है, तो आपको वहां पर ऐड और लेस कर देना है एज पर सेक्शन 15 एंड उसके रिलेटेड जो भी रूल्स है। फिर पॉइंट एन क्या कहता है, एडजस्टमेंट इन टर्नओवर ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगा टर्नओवर में वो ऐड या तो लेस जो भी होगा वो कर देना है। ओ पॉइंट कहता है कि अगर ऊपर के जो भी लिस्ट दिए उसके अलावा कोई रीजन है तो उसे भी एडलेस कर सकते हैं। फिर फाइनली हमें मिल जाएगा एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट। तो 5P का जो पॉइंट है वो ऑटो यहाँ पर एडलेस करके अपने आप आ जाएगा। फिर ये टर्नओवर को हमें कंपेयर करना है जीएसटीआर 9 का जो टर्नओवर था उसके साथ, यानी पी को क्यू के साथ कंपेयर करना है। अगर दोनों सेम है नो इश्यू, अगर सेम नहीं है तो डिफरेंस आएगा और डिफरेंस के लिए रीजन देना है, रिकंसाइल डिफरेंस इन एनुअल ग्रॉस टर्नओवर। रीजन देना है किस रीजन की वजह से डिफरेंस आया जो कि रिकंसाइल नहीं हो पाया। तो ये हो गया टर्नओवर का रिकंसिलेशन। अब आगे रिकंसिलेशन ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर। अब टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन करेंगे, वहां पर क्या करना है, 5P में जो आया था वो अपने आप ऑटो यहाँ पर आ जाएगा। एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट उसमें से माइनस हो जाएगा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, नील रेटेड, नॉन जीएसटी, नॉन सप्लाई टर्नओवर, ये अपने आप माइनस हो जाएंगे। माइनस कर हो जाएंगे मतलब आपको करने हैं ताकि आपको टैक्सेबल टर्नओवर। फिर जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो ही माइनस करना है, अगर विद पेमेंट ऑफ टैक्स है तो माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है और वो टैक्सेबल टर्नओवर बन चुका हो। फिर सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस। तो ऐसी जो सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे बन रही है जिसके ऊपर सामने वाले को जो रिसीवर है आपकी सर्विस जो अवेल कर रहा है उसको अगर टैक्स पेमेंट करना है, आप वैसी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो भी यहाँ से माइनस हो जाएगी क्योंकि वो आपकी टैक्सेबल टर्नओवर में नहीं होगी, वो
दूसरे वाले पर्सन का टैक्सेबल टर्नओवर बन जाएगा। फिर टैक्सेबल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट अबव ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो ये आ जाएगा ऑटो। अब इसको हमें कंपेयर करना होगा जीएसटीआर 9 में जो टैक्सेबल टर्नओवर दिखा होगा उसके साथ। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस है तो उसका रीजन देना है, अगर डिफरेंस नहीं है ओके। फिर पार्ट 3 आता है रिकंसिलिएशन ऑफ द टैक्स पेड, रिकंसिलिएशन ऑफ रेट वाइज लायबिलिटी एंड अमाउंट पेएबल। अब यहाँ पर टैक्स का भी हमने जो 5%, 12%, 18%, 28% में अगर कोई भी टैक्स पेमेंट किया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और आरसी में रिकंसाइल जो टैक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल्स अबव, तो ये जो आपने रिकंसाइल किया होगा उसके थ्रू यहाँ पर ऑटो आ जाएगा। फिर उसको कंपेयर करना है जीएसटीआर 9 में जो डिक्लेयर किया होगा उसके साथ। अगर कोई डिफरेंस नहीं है ओके, अगर डिफरेंस है अनरिकंसाइल पेमेंट है तो उसका रीजन यहाँ पर देना है। तो ये हो गया टैक्सेबल टर्नओवर और टैक्स का रिकंसिलिएशन। अभी आगे आता है एडिशनल अमाउंट पेएबल बट नॉट पेड, तो यहाँ पर कौन सी अमाउंट आएगी जो अनरिकंसाइल थी, देख सकते हो यहाँ पे ड्यू टू रीजन स्पेसिफाइड अंडर टेबल 6, 8 एंड 10 अब, तो अनरिकंसाइल वाले के ऊपर आपको यहाँ पर टैक्स पे करना रहेगा विद इंटरेस्ट, लेट फाइलिंग फीस, पेनल्टीज जो भी अपेक्ट। फिर रिकंसिलिएशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। अब 12A टेबल जो है 12 उसका पार्ट ए, आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट, तो यहाँ पर आपका टोटल आईटीसी अवेल्ड एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा। फिर उसमें से ऐड करना है आपको आईटीसी बुक इन द अर्लियर फाइनेंशियल ईयर, क्लेम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, और माइनस करना है आईटीसी बुक in the current financial year to be claimed in subsequent financial year। तो इन दोनों पॉइंट में कौन सी चीज आ सकती है, तो यहाँ पर आ सकता है ट्रांसफर की क्रेडिट आ सकती है, या तो फिर जैसे अगर मैं ये वाली बात करूं, अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में आपने क्लेम कर ली है लेकिन उसको क्लेम करना है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उसके लिए स्पेसिफिक रिफर करना होगा सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। वहां पर कंडीशन दी गई है कि हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगी। जैसे सपोज करो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ होगा तो ही मिलेगी, या तो एक्चुअल सप्लाई सर्विस जो सप्लाई की होगी सर्विस की तो ही मिलेगी, या तो आपके पोजीशन में टैक्स इनवॉइस हो तो मिलेगा। तो ये जो कंडीशन है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की, वो आपको फुलफिल करनी है। अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो अकॉर्डिंगली ये प्लस या माइनस जो एडिशन या डिडक्शन होने वाला है आईटीसी के अंदर वो यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेक्शन 16 सेक्शन 2 के अंदर जो 5 कंडीशन दी गई है वो आपको रिगरसली फॉलो करनी है, क्योंकि वो मेन कंडीशन है फॉर द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजस्टेड आईटीसी अवेल एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगी प्लस माइनस करके। फिर उसको हमें कंपेयर करना है जीएसटीआर 9 के साथ। अगर डिफरेंस नहीं है दैट्स ओके, डिफरेंस है तो उसका रीजन देना है। फिर अगला जो टेबल है टेबल 14, वो क्या कहता है, रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी डिक्लेयर इन एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 विद आईटीसी अवेल्ड ऑन द एक्सपेंसेस एज पर द ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जीएसटीआर 9 में एक्सपेंसेस के ऊपर आपने जो आईटीसी लिया होगा उसका रिकंसिलिएशन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे बैंक चार्जेस, कन्वेंस चार्जेस, एम्प्लॉय कॉस्ट, रॉयल्टी, रेंट, इंश्योरेंस, और फिर आखिरी में आप देख सकते हो अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कैपिटल गुड्स, एनी अदर एक्सपेंस 1 2। तो इसमें अगर आपका कोई एक्सपेंस कवर नहीं हो रहा है तो उसे आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड और लेस करने के बाद में ऑटो आ जाएगा टोटल अमाउंट एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड। अब उसको कंपेयर करना है जीएसटीआर 9 के साथ, डिफरेंस नहीं है ओके, अगर डिफरेंस है तो रीजन देना। फिर टैक्स पेएबल ऑन अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस इन आईटीसी, अगर यहाँ पर आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया है तो उसके ऊपर टैक्स पेएबल आएगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे दे देनी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी से इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी आ रही है आ जाएगा।
फिर ऑडिटर्स रिकमेंडेशन ऑन एडिशनल लायबिलिटी ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन, तो वैसे पार्ट जहां पर रिकंसिलिएशन नहीं हो पाया था, डिफरेंस आया था, उसके ऊपर जो टैक्सेबल टर्नओवर था और आईटीसी माइनस करने के बाद अगर कोई बची हुई आईटीसी है तो यहाँ पर उसके ऊपर क्या टैक्स आएगा वो ऑडिटर को से रिकमेंड करना रहेगा। लेट फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी और आखिरी में एनी अदर अमाउंट पेड फॉर सप्लाईज नॉट इंक्लूडेड इन रिटर्न, यहाँ पर सारी चीजें उसको दिखाना रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स दिए गए रीजन के साथ, जैसे एरनियस रिफंड टू बी पेड बैक, अगर कोई रिफंड गलती से ले लिया तो उसे वापस करना, उसके लिए ऑडिटर को रिकमेंड करना है। फिर आउटस्टैंडिंग डिमांड टू बी सेटल, अगर किसी की क्रेडिट पड़ी और आउटस्टैंडिंग डिमांड उसके सेटलमेंट के लिए ऑडिटर रिकमेंड कर सकता है। और एनी अदर कोई भी अदर रिकमेंडेशन तो यहाँ पर ऑडिटर दे सकता है। फिर बात वेरिफिकेशन, और ऑडिटर अपने साइन कर देगा मेंबरशिप नंबर, डेट, एड्रेस के साथ में। जीएसटीआर 9C का जो पार्ट ए है उसे फाइल कर देगा और वो है हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर पार्ट बी में आता है सर्टिफिकेशन का स्टेटमेंट, वहां पर रिलेवेंट, वहां पे भी दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, वहां पर रिलेवेंट जो ऑडिट कर रहा है वो भी सर्टिफाइड दे सकता है, या तो अदर देन ऑडिटर के अलावा जो सर्टिफिकेशन दे रहा है वो भी साइन कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको जीएसटीआर 9C का आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सबके साथ लाइक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं।